हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रशासनिक चिंतक को हम अध्ययन कर रहे थे। प्रशासनिक चिंतकों के अंतर्गत आज हम लेंडेल उर्विक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम शास्त्रीय विचारधारा के चिंतकों को पढ़ रहे हैं, इसमें हमने हेनरी फ्योल और गुलिक को पढ़ लिया है। उसी कड़ी में लेंडेल उर्विक भी यहाँ पर शास्त्रीय विचारधारा के कह सकते हैं कि एक कड़ी के रूप में देखे जाते हैं। गुलिक के और उर्विक के जो विचार हैं वो एक दूसरे से काफी प्रेरित दिखाई देती हैं और कई बार यहाँ पर दोनों के विचारों के मध्य अंतर स्पष्ट करना भी अपने आप में एक समस्या दिखाई देती है। तो आइए समझते हैं कि यहाँ पर लेंडेल उर्विक के जो विचार हैं वो किन तथ्यों को लेकर हैं, क्या बातें कहते हैं, संगठन को लेकर उनका दृष्टिकोण क्या है और उनकी आलोचना और प्रासंगिकताएं किस बिंदुओं को लेकर है। लेकिन इन सभी चीजों को जानने से पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि लेंडेल उर्विक की पृष्ठभूमि कैसी रही है। देखिए, यहाँ पर लेंडेल उर्विक की जो पृष्ठभूमि है, सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं तो 1891 में ब्रिटेन में इनका जन्म होता है और जन्म होने के पश्चात अपनी पढ़ाई पूरी करके ये कई अलग अलग स्तरों पे यहाँ प्रशासन का स्तर पे कार्य करते हैं, प्रबंधन का कार्य करते हैं। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय प्रबंध संगठनों में यहाँ पर सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। साथ ही इनको सैन्य प्रशासन का भी अनुभव था क्योंकि इन्होंने सैनिक सेवा भी यहाँ पर ब्रिटेन में की, जिसके कारण इनके जो विचार थे संगठन को लेकर ये बहुत स्पष्ट रहते हैं कि संगठन में एक अनुशासन होना चाहिए और साथ ही साथ वहां पर कार्यों को लेकर यहाँ पर सभी लोगों को एक दूसरे के संदर्भ में क्लियर होना चाहिए कि किसका क्या कार्य है, अर्थात विशिष्टीकरण को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। साथ ही नेतृत्व शैली को यहाँ पर बहुत मजबूत मानते हैं, साथ ही संगठन के लिए नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है। इसी दृष्टिकोण से इन्होंने अपनी कुछ पुस्तकों को लिखा, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके माध्यम से इन्होंने प्रबंधन के दृष्टिकोण को लेकर स्पष्ट किया है। यहाँ पर इनके सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इन्होंने कही संगठन के संदर्भ में, संगठन के लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के संदर्भ में इन्होंने अपने इस पुस्तक में कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए और जिसमें से उन्होंने सबसे पहले एक परिभाषा दी। उनके अनुसार संगठन क्या है, संगठन के संदर्भ में ये बात कहते हैं कि संगठन का अर्थ किसी विशिष्ट व निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना, वर्गीकृत करना, जिससे कि विभिन्न व्यक्तियों को सौंपा जा सके। तो यहाँ पर एक बात ये स्पष्ट कर देते हैं कि जो उर्विक के जो विचार हैं संगठन को लेकर, वो सीधा ये कहते हैं कि संगठन इस तरीके का होना चाहिए कि वहां पर कुछ चीजें बहुत विशिष्टीकृत होनी चाहिए, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, क्रियाओं का निर्धारण होना चाहिए, किसको क्या काम करना है, और साथ ही साथ उसका वर्गीकरण किया जाए। वर्गीकरण इसलिए किया जाए ताकि किसी व्यक्ति को कौन सा कार्य देना है उसमें आसानी हो सके। और इसी आधार पर जब अपने सिद्धांतों की व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं तो उन सिद्धांतों में भी यही बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे कि अपने सिद्धांत में उन्होंने सबसे पहले की उद्देश्य का सिद्धांत दिया। उद्देश्य के सिद्धांत में जो बातें क्लियर करती हैं कि यहाँ पर आपको उद्देश्य, जो संगठन है वो एक उद्देश्य आधारित होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसी ही बात यहाँ पर गुलिक भी कहते हैं। और दोनों के विचार में यहाँ पे समानता दिखाई देती है, जहां गुलिक भी यही कहते हैं कि कोई भी संगठन एक निश्चित उद्देश्य के साथ स्थापित होना चाहिए, वहीं उर्विक भी कहते हैं कि कोई भी संगठन बिना किसी उद्देश्य के कह सकते हैं आधारहीन है या संगठनहीन है या उद्देश्य विहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में संगठन बेहतर कार्य तभी कर सकता है जब वो एक निश्चित उद्देश्य के तहत कार्य करे। दूसरा वो कहते हैं कि समानता का सिद्धांत उन्होंने दिया। संगठन के संदर्भ में समानता की बात के संदर्भ में कहते हैं पद की गतिविधियों, अधिकारों एवं दायित्वों में समानता होनी चाहिए। उनका कहना है कि किसी भी संगठन में उच्च से निम्न पद की ओर होते हैं और हर पद पे वहां पर एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। तो यहाँ पर पद के अनुरूप किसकी क्या गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में किस प्रकार की क्रियाएं होंगी, उन सभी चीजों को लेकर उनके अधिकार होंगे और इनके मध्य उचित सामंजस्य रहता है, तालमेल रहता है। साथ तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कोई यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कार्य होगा वो बेहतर गति से हो सकता है और मनमुटाव की स्थिति भी आपको देखने को नहीं मिलती है संगठन में। तीसरा उन्होंने सिद्धांत दिया उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उत्तरदायित्व के सिद्धांत में वो कहते हैं कि सभी अधिकारियों और अधिकारियों के नीचे कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों के जो अधिकार हैं वो वहां पर उनके दायित्व निश्चित होने चाहिए कि किसका क्या दायित्व होगा, कि कौन किस प्रकार के कार्यों का संपादन करेगा। यहाँ पर प्रत्येक अधिकारी व अधीनस्थों के दायित्वों के निर्धारण को लेकर उन्होंने उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया। चौथा जो सिद्धांत दिया उन्होंने कहा स्केलिय सिद्धांत, इसे नाम दिया। स्केलिय सिद्धांत था कि संगठन में ऊपर से नीचे तक औपचारिक अधिकारों एवं संबंधों की एक स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। तो सबसे पहले कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, पद सोपानी प्रक्रिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर बात कर रहे हैं।
कोई भी आदेश आएगा ऊपर से जाएगा नीचे के अधिकारियों की ओर, और वहां पर जो अधिकार, जो भी आदेश जाएगा वो स्पष्ट होना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर। अर्थात जो अधिकारी बात कर रहा है वही बात यहाँ पर उसके अधीनस्थ कर्मचारियों और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों तक वही बात यहाँ पर पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पर स्केली सिद्धांत में वो अधिकारों और संबंधों की एक स्पष्ट रेखा की बात करते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर स्थापित होनी चाहिए संगठन में। इसके बाद वो कहते हैं कि नियंत्रण के विस्तार का भी सिद्धांत किया जाना चाहिए। नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि एक अधिकारी के अंतर्गत निश्चित कर्मचारियों को संख्या होने से पर्यवेक्षण करना आसान होता है। यही बात गुलिक भी कहते हैं, जहां उन्होंने कहा था कि एक अधिकारी के नीचे 5 से 6 कर्मचारी होने चाहिए, जिससे पर्यवेक्षण करना आसान होता है, निरीक्षण करना आसान होता है। यही बात यहां पर गुलिक भी कह रहे हैं कि नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत के अंतर्गत वो कहते हैं कि एक अधिकारी के अंतर्गत, वो यहाँ पे संख्या की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन बात उनकी वही है कि एक अधिकारी के अंतर्गत यदि एक निश्चित कर्मचारियों की संख्या होगी तो उससे पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना, आदेश देना, कार्य कराना आसान हो जाता है। इसके बाद अगला वो सिद्धांत देते हैं विशिष्टीकरण का सिद्धांत, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के काम को एक विशेष कार्य तक सीमित कर देना। अर्थात हर एक व्यक्ति अपने कार्य को करने में निपुण होना चाहिए और दक्ष होना चाहिए। अर्थात यदि ये इंजीनियर है तो वो उसको इंजीनियरिंग का ही काम देना है, डॉक्टर है तो उसे डॉक्टरी का ही काम देना है, वहां पे आपको उसको जांच पड़ताल खोजबीन करने का काम नहीं दे देना है। श्रमिक है तो उसको श्रमिक का काम ही देना है। तो वहां पर हर कार्य को लेकर वहां पर विशिष्टीकरण को प्राथमिकता देते हैं। 7वां सिद्धांत इन्होंने संगठन के लिए दिया समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत संगठन में काम करने वाले प्रत्येक अधिकारी के विभागों और अधिकारों का लिखित और स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। किसके बारे में कहा कि संगठन में कौन, प्रत्येक अधिकारी, कि कोई भी अधिकारी किस विभाग में काम कर रहा है। जैसे कि अगर हम देखें, एक जो मेडिकल अधिकारी होगा वो कहाँ काम करेगा, स्वास्थ्य विभाग में काम करेगा, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग विभाग का होगा तो पीडब्ल्यूडी विभाग में काम करेगा। तो इस तरीके से जो अधिकारी है वो किस विभाग से संबंधित है, और जिस विभाग से संबंधित है वहां पर उसके क्या क्या अधिकार है और कौन से कार्य किए जाने हैं, उन सारी चीजों को लेकर क्या होना चाहिए, एक समन्वय का सिद्धांत होना चाहिए। समन्वय के सिद्धांत के अंतर्गत उसको अपने अधिकार स्पष्ट यहाँ पर निर्धारित होने चाहिए। ये 7 सिद्धांत उन्होंने संगठन के अंतर्गत दिए, लेकिन आगे चलकर उन्होंने एक पुस्तक दी मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत अपने ही सिद्धांतों का विस्तार करते चले गए, और यहाँ पर इनकी संख्या बढ़कर 29 हो जाती है। अब यहाँ पर इनके बारे में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे सिद्धांत है जिसके बारे में हम पढ़ते भी हैं और आगे पढ़ोगे भी आप। क्या क्या बातें हैं, किन किन कौन से 29 है, सिर्फ मैं नाम बता देता हूं। जैसे कि है अनुसंधान, पूर्वानुमान, योजना, उपयुक्तता, संगठन, समन्वय व्यवस्था, आदेश, नियंत्रण, संयोजन, प्राधिकार, स्केलर प्रक्रिया, कार्य विभाजन, नेतृत्व, प्रत्यायोजन, कार्य की परिभाषा, दृढ़ता, क्रियान्वयन क्षमता, विश्लेषणात्मकता, सामान्य हित, केंद्रीकरण, कर्मचारियों की भर्ती, सहयोग, चयन एवं नियुक्ति, पुरस्कार एवं प्रबंध, पहल, न्याय, अनुशासन, स्थिरता। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी ही बातों को संगठन के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए उनको बढ़ा करके धीरे धीरे 29 करते चलेगा, और यहाँ तक ही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि इनकी भी अभी विस्तार हो सकता है, अर्थात और भी ज्यादा सिद्धांत इसमें जोड़े जा सकते हैं। अगला जो बात उन्होंने कही नेता के गुण के बारे में उन्होंने कही कि नेता कैसा होना चाहिए, नेतृत्व कैसा होना चाहिए। नेतृत्व के बारे में यहाँ पे जो बात करते हैं, कहते हैं कि नेतृत्व का सिद्धांत उन्होंने दिया। उस नेतृत्व के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक जो नेता होता है उसके गुण कैसे होने चाहिए। इसके संदर्भ में यहाँ पर वो बात करते हैं, जैसे कि नेता के गुणों के संदर्भ में जो बात कही कि आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अपनी योग्यता व क्षमता का सही ज्ञान होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है और किस प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि उसका जो व्यक्तित्व हो, एक नेता का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होना चाहिए, असाधारण व्यक्तित्व होनी चाहिए। अर्थात उसमें कुछ ऐसा और अलग होना चाहिए कि दूसरे उसकी बातों को सुनने के लिए, उसके द्वारा दिए गए कार्यों को करने के लिए तैयार रहें। सुगठित शरीर होना चाहिए, अच्छा पहनावा होना चाहिए और सम्मान योग्य व्यवहार होना चाहिए। अर्थात वो जो दूसरों से जिस तरीके से बातचीत करता है, व्यवहार रखता है, उसके कारण लोग उसको सम्मान देते हों। तो यहाँ पर व्यक्तित्व उसका ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं कि जीवन शक्ति जो होती है, जीवनी जो शक्ति है, जीवनी शक्ति के संदर्भ में वो कहता है कि जो नेता है वो संगठन में निराश लोगों में आशा और उत्साह पैदा कर सकने में सक्षम होना चाहिए। अर्थात वो यदि संगठन के कर्मचारी
इन्वायरमेंट से या जो भी कार्य उनको दिया गया है, यदि उससे बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो चुके हैं, निरुत्साह हो चुके हैं, तो वहां पर ये जो नेता है, जो नेतृत्व है, जो अधिकारी है, जो उसका संगठन का जो शीर्ष अधिकारी है, उसको अपनी बातों से इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहिए, जीवन की शक्ति अर्थात वो इस तरीके से अपनी बातें रखें कि लोग वहां पर उसकी बातों को सुन करके वहां पर उत्साह फील करें और वो नए तरीके से, नए सिरे से, नए जोश के साथ कार्य करने में वहां पे लग जाएं। इसके बाद उन्होंने एक चीज और कही, सामान्य समझ के बारे में कही। सामान्य समझ अर्थात कि जो अधिकारी है वो विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो संगठन के शीर्ष पर है, और संगठन के शीर्ष में होने का एक संगठन में कई तरीके के काम हो सकते हैं, और उस अधिकारी को हर तरीके के कामों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। उसे किसी एक काम के बारे में सिर्फ विशेषज्ञ बन के नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं प्रत्येक क्षेत्र की एक सामान्य जानकारी होना एक नेता का सबसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट गुण होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि संप्रेषण की क्षमता, वहां पे एक प्रभावशाली वक्ता होना है, अपनी बात बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली रूप से कहने में सक्षम होना चाहिए। एक प्रभावशाली वक्ता होना चाहिए जिसकी बातें, जब वो बातें करना शुरू करे, जब वो अपनी बातें रखना शुरू करे, तो लोग उसे ध्यान से सुने और उसकी बातों को फॉलो करें। इसके बाद न्यायपूर्ण निर्णय, अर्थात कि क्योंकि एक संगठन में कई तरीके के लोग होते हैं, और हर तरीके के लोग जो होते हैं, कई लोग चापलूस होते हैं, कई लोग सही आपको स्पष्ट बातें करने वाले होते हैं, कोई लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर हर तरीके के लोगों में संगठन कौन कैसा है, कहां पर क्या गलत हो रहा है, इस चीज का वो उसे पता हो, और यहाँ पे वो सही और गलत की पहचान करने में वो व्यक्ति सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नेतृत्व के संबंध में उनके जो विचार हैं, वो कहते हैं कि जो नेतृत्व है वो व्यक्ति में व्यवहार का एक गुण है, जिसके चलते व्यक्ति उसके निर्देशन को स्वीकार करता है। क्योंकि नेतृत्व क्या करता है, नेता क्या करता है, नेता कोई बात कहता है, अपनी बात को रखता है, स्पष्ट करता है, एक समूह में आता है और अपने बातों के माध्यम से जो चीजें स्पष्ट करता है, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लोग उसके फॉलोअर बन जाते हैं। नेता वही है अपने संदर्भ में। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो नेता के चार कार्य उन्होंने बताए हैं कि नेता, अगर कोई भी नेता है तो उस नेता के अपने चार कार्य, एक है प्रतिनिधित्व करना, क्योंकि किसी भी समूह का नेता क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधि कैसे बनता है, किसी भी संगठन का जो नेता होगा, जो प्रमुख होगा, वो संगठन का प्रतिनिधि होता है। उसके द्वारा जो बातें कही जाती हैं उसे संगठन का प्रमुख आधार समझा जाता है। और इसके साथ साथ जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लें, वर्तमान समय में जो सरकार है, सरकार क्या है, एक पार्टी है। पार्टी कौन सी है, बीजेपी किस समय है, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या है, बीजेपी सरकार की एक पार्टी है। लेकिन बीजेपी का जो चेहरा है कौन है, पीएम है, प्रधानमंत्री है। तो पीएम जो बातें कहता है वो उसकी पार्टी का स्वरूप समझा जाता है। तो यहां पर प्रतिनिधित्व क्या करता है, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है, नेता करता है। तो नेता का एक प्रतिनिधित्व गुण क्या होना चाहिए, नेता के एक चार कार्यों में एक प्रमुख जो कार्य है वो है उसका प्रतिनिधित्व करना। दूसरा कहते हैं कि पहल करना। कहते हैं कि यदि आपके संगठन में एक जैसे कार्य हो रहे हैं तो वहां पर आपने विचारों के माध्यम से आप नई प्रकार की पहल करने में और नए प्रकार के विचारों को लाने के लिए आप ही वहां पे सर्वप्रमुख व्यक्ति होते हैं। तो वहां पर संगठन कैसा काम होगा, कैसा नहीं होगा, इसकी पहल करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो जैसे कि आप महात्मा गांधी के एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, उन्होंने कई सारे आंदोलन अपने स्तर पर शुरू किए जिसको धीरे धीरे बाकी लोगों ने फॉलो किए भारत को स्वतंत्र कराने के संदर्भ में। तो उन्होंने क्या की, पहल की, और जिसको बहुत सारे लोगों ने आगे चल के फॉलो किया। इसी तरीके से तीसरा उनका उपक्रम का प्रशासन। कहते हैं कि वहां पर संगठन के अंतर्गत किसी प्रकार के कार्यों का संचालन, कोई भी जो निर्णय होगा वो एक नेता से पूछ कर लिए जाएंगे, अधिकारी के शीर्ष अधिकारी से पूछ कर लिए जाएंगे। तो वहां पर क्या है, उसके प्रशासन संबंधी सभी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने का कार्य भी उसके अंतर्गत आएगा। इसीलिए वहां पर प्रशासन की जिम्मेदारी भी एक नेता की होती है। और चौथा उन्होंने कार्य किया व्याख्या करना। व्याख्या करने के अंतर्गत वो कहते हैं कि अपनी ही बातों को पूर्णतः स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से लोगों के समक्ष रखने की बात, तो उसकी व्याख्या करना। तो यहां पर नेतृत्व संबंधी विचार में नेता के उन्होंने चार कार्य बताए और साथ ही साथ यहाँ पे नेता के गुणों की यहां पर उन्होंने व्याख्या की। तो ये तो हो गए उर्विक के विचार। अब यहां पर आलोचना भी की गई। आलोचना क्यों की गई उर्विक की? उर्विक की जो आलोचना की जाती है वो निम्न आधार पर की गई। पहला क्या है, वैज्ञानिक विधियों का यहां पर अभाव देखने को मिलता है। इन्होंने जो बातें कही, कहीं भी तार्किकता का समावेश नहीं है, कहीं भी कोई भी विश्लेषण नहीं है, कहीं भी कोई भी आपका वैज्ञानिक तकनीकियों का कोई समावेश नहीं दिखाई देता है।
मानवीय तत्वों का भी वहां पे अभाव है। जो बातें अभी तक हमने पढ़ी यहाँ पर, वहां कहीं भी मानव के संदर्भ में बात नहीं करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? संगठन, नेतृत्व, नेता। संगठन, नेतृत्व, नेता। लेकिन एक मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य कैसा होता है, उसको किस प्रकार संगठन समायोजित करना चाहिए, कि संगठन में मनुष्य को किस तरीके से क्या ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसके किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ऐसी कोई भी बात वो नहीं करते हैं। तीसरा, कार्यात्मक संगठन की यहाँ पर उपेक्षा करते हैं। जो बातें कह रहे हैं वो नेता, नेतृत्व, संगठन की बात करते हैं, लेकिन कार्य प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए संगठन में, किस प्रकार की चीजों का संचालन करना चाहिए, तो उसके बारे में क्या तकनीकी अगर बदल रही तो क्या वहां पे कोई परिवर्तन होना चाहिए, वहां पे कार्य के घंटे इत्यादि क्या होनी चाहिए, समयावधि कैसी होनी चाहिए, कह सकते हैं वहां पे कार्य करने के लेकर वातावरण कैसा होना चाहिए, कार्यात्मक संगठन की वहां पे कोई बात नहीं करते हैं। पद सोपान के कारण कार्यों में विलंब की स्थिति भी होगी। यहाँ पे ये पद सोपानिक प्रक्रिया को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो आपके नेता के स्तर पे हो, चाहे वो सिद्धांत संगठन के सिद्धांत के स्तर पे हो, पद सोपानिक प्रक्रियाओं को लेकर हो, अधिकारों को लेकर हो, वहां समन्वय को लेकर हो, हर जगह वो पद सोपानिक प्रक्रिया लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पद सोपानिक प्रक्रिया ज्यादा हो जाती है, ज्यादा एक साथ पदों की स्थिति हो जाती है, तो ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक कोई भी कार्य आदेश जाने और आने में बहुत समय लगेगा। इसके अलावा सांगठनिक प्रक्रिया का, संगठन का मूलतः ये अभाव भी देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आलोचना का कारण है। प्रासंगिकता के तौर पर यदि हम देखें, कहने का मतलब है कि हर एक जो विचारक है कहीं ना कहीं कुछ बातें रखता है, और वो बातें कितनी सही है कितनी गलत है हम उसकी यहाँ पर आलोचना भी करते हैं और उसको समझते भी है, उसने किस संदर्भ में बातें कही। लेकिन वर्तमान समय में क्या और कितने प्रासंगिक हैं ये भी देखा जाए। तो प्रासंगिकता के संदर्भ में अगर हम बातें करें तो इन्होंने जो स्पष्टता रखी है, बहुत ज्यादा गुलिक के विचारों से ओतप्रोत रहे हैं। प्रासंगिकता सबसे पहले कि यहाँ पर इन्होंने संगठन के लिए जो नेतृत्व की आवश्यकता को बताया कि एक संगठन के लिए नेतृत्व होना चाहिए, नेतृत्वकर्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बात आज के समय भी जरूरी है। कोई भी संगठन अच्छा तभी करता है जब उसका नेता अच्छा हो। तो नेतृत्व की जो अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की वो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है जो कि आज भी प्रासंगिक है संगठनों के लिए। दूसरा, यहाँ विशिष्टीकरण का सिद्धांत दिया कि कार्यों को एक संगठन के अंतर्गत यहाँ पे वर्ग विभाजन होना चाहिए, कार्यों का विभाजन होना चाहिए, और जो कार्य जिसको दिया जाए जो अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने में सक्षम, अर्थात विशेषज्ञता को प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो आज भी यहाँ पर देखा जाता है। और संगठन में उत्तरदायित्व का जो निर्धारण करना ये भी बहुत जरूरी है कि एक संगठन में 100, 50, 200, 1000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को अधिकारों को लेकर, कार्यों को लेकर वहां पे उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर आज के समय में भी इनके प्रासंगिक कुछ चीजें हैं जो दिखाई देती हैं। तो आज यहाँ पर हमने लेंडल उर्विक के बातों को समझ लिया, पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया। इस तरीके से प्रशासनिक चिंतकों के बारे में, शास्त्रीय विचारधाराओं की यहाँ पर जो शैली हमने स्टार्ट की थी, यहाँ पे हेनरी फ्योल को पढ़ा, उर्विक को पढ़ लिया, गुलिक को पढ़ लिया। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, कुछ नई चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, किसी नए प्रशासनिक चिंतक के विचारों से अवगत होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।